एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे 17 जनवरी 2023 जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर मैं उत्तर बताने का भी प्रयास करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, बाद में इसके आंसर पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं सीडीपी से संबंधित आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, अगर सीडीपी की बात करें तो यहाँ पर आपके वाइगोत्स्की से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लर्निंग से पूछा गया है यानी अधिगम से, और नैतिक विकास यानी कि कोलवर्ग से, और डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैल्कुलिया हो सकता है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी विकार होता है, यानी पढ़ने से जो संबंधित आपके कठिनाई का सामना करते हैं बच्चे, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर डिसकैल्कुलिया आया होगा तो डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से संबंधित यानी गणित की गणना करने से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जो भी विकार होता है उसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। और अगर यहाँ पर डिस्ग्राफिया हो तो लेखन से संबंधित, लिखने में जो दिक्कत आता है बच्चों को, उससे संबंधित विकार। तो इसमें से जो भी आपका डिसलेक्सिया हो, डिसकैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, इससे एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आईक्यू यानी यहाँ पर इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो मैं इस पर भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगी। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। स्कैफोल्डिंग यानी कि आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निपुण भारत से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो निपुण भारत को मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। कोलवर्ग से संबंधित मैंने पहले ही बता दिया, आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण घटक कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया था, और NEP 2020 से पूछा ही जा रहा है। साथ ही जेंडर यानी कि लिंग से आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। बात करें गणित का, अगर देखें तो गणित में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन पता चले हैं 1 से 50 तक की संख्याओं में आभास संख्या कौन कौन से हैं, कितने आभास संख्या हैं यहाँ पर पूछा गया था, और इसमें से संख्या का स्थानीय मान, किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ये पूछा गया था। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, घन के प्रत्येक फलक का आकार। देखिए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु, बिंदु मतलब डॉट। अब इससे तो आप हजारों अनंत लाइन खींच सकते हैं ना, रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो अनंत आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, आप जितनी मर्जी चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। घन के जो प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, तो प्रत्येक जो फलक का आकार होता है वो समान होता है। ट्रेन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटी बड़ी संख्या से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें समचतुर्भुज से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन से, समकोण यानी राइट एंगल से, प्राकृतिक संख्या से, पैटर्न पर आधारित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रफल से यानी एरिया से, और NEP 2020 आपके हर सब्जेक्ट में इससे NEP 2020 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके उत्पादक कौशल से क्या मतलब क्या कहते हैं, उत्पादक कौशल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था। बहुभाषिकता से प्रश्न पूछा गया था। संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अर्जन अधिगम से पूछा गया था, और NEP 2020 ये देख सकते हैं आप लोग, लगातार पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर EVS की बात करें तो EVS बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चांगपा जनजाति, और चांगपा जनजाति के लोग अपनी बकरी को कहाँ रखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथ ही एक देश के अंदर स्थान बदलना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। उसके बाद बाबरी का अर्थ पूछा गया था। डिसकैल्कुलिया का प्रश्न पूछा गया था। डिसकैल्कुलिया आपका मैथ में पूछा गया होगा। बाष्पीकरण से लगातार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निपुण भारत मैप और NEP 2020 से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं EVS में। अब हम लोग कुछ जो क्वेश्चन है आपके पेडागोजी CDP के, उसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कोलवर्ग से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए, एज इट इज़ वही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ उसी पर आधारित क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन लगभग पूछा गया था। कोलवर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ, जो कोलवर्ग का विकास सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है। एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था, और आंसर आपका जो मैं बता रही हूँ वही था। तो देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए, जो कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका मोरल डेवलपमेंट सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोलवर्ग से मैं यहाँ पर
आपका जो है ये आंसर है कि कोलवर को नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इन्होंने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं? 6 स्तर बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए ये जो आपका दिया गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से लगा पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको लगभग आता ही है। तो देखिए ये किससे संबंधित है? तो ये आपके हैं अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की। तो इसका ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगी। देखिए लेव वाइगोस्की आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पाइजेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पाइजेट द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी सेकेंड स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। और आपके क्वेश्चन तृतीय अवस्था से भी पूछा गया था, तो वो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो कौन सा स्टेज होता है? बिल्कुल क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। तो किसका है? ये भी आप लोग आसानी से लगा पाएंगे आंसर। पाइजेट क्या है? चॉम्स्की का है, वाइगोस्की का है, या फिर डैन स्लोविन का है। बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा आंसर? चॉम्स्की से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सपोर्ट ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल खंड, मस्तिष्कीय खंड, या फिर ऑसिपिटल खंड। तो कौन सा यहाँ पर जो अगर आप आंसर देखें पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोकास एरिया होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोका क्षेत्र के ही कहते हैं। तो ये आपका आंसर सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पर चॉम्स्की के अनुसार जो है पूछा गया है आपसे, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव की जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका आप लोग इंग्लिश में भी बिल्कुल इसका फुल फॉर्म याद रखें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन साधन, ठीक है। भाषा अर्जन साधन, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपी विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, या फिर जेंडर पहचान, क्या कहते हैं हम लोग? तो बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीपल्स नर्चरिंग डिफरेंट ओपिनियंस विथ रिगार्ड टू मैन एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल इन द सोसाइटी इज कॉल्ड जेंडर बायस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि समाज के लोगों में स्त्री और पुरुष के बारे में अलग अलग मत होना जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। तो जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका IQ से क्वेश्चन पूछा गया था। 8 years old सुधीर हैज मेंटल एज ऑफ 10, व्हाट इज हिज IQ। 8 वर्षीय सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए जो सुधीर है उसकी आयु कितनी है, यानी वास्तविक आयु कितनी है उसकी? तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है। तो यानी कि जो उसका रियल एज है कितना होगा? क्रोनोलॉजिकल एज कितना होगा? 8 साल होगा। और जो मेंटल एज है वो कितना है? मेंटल एज 10 वर्ष है। तो IQ का जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, एज।
और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये आपका IQ का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मेंटल एज है वो कितना है, मेंटल एज यहाँ पर कितना बता रहा है, मानसिक आयु बता रहा है 10 वर्ष। तो मानसिक आयु यानी कि मानसिक ऊपर, शरीर में, शरीर का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, मेंटल, तो मेंटल सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। और वास्तविक आयु कितना है, 8 वर्ष, और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। तो इसको आप कैंसिल करिए, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितने पर जाएगा, देखिए 2 4 जा 8, और यहाँ पर 2 5 जा 10, 50 हो गया। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे 4 2 जा 4, 25 पे काटेंगे, और फिर यहाँ पे 2 5, तो ये आ गया आपका कितना, 25 गुना 5, और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125, 125 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 125, डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपका IQ से संबंधित क्वेश्चन बताया गया था, तो मैंने सोचा IQ से संबंधित आपका इसी प्रकार का प्रश्न होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आपका चांगपा जनजाति कहाँ रहती है। तो चांगपा जनजाति कहाँ रहती है, ठंडे रेगिस्तान में, जैसे भारत के लद्दाख क्षेत्र में चांगपा जनजाति पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के चांगथंग इलाके, जो आपका लद्दाख क्षेत्र है ना, वहाँ पर चांगथंग इलाके में चांगपा जनजाति रहते हैं। और इसके बाद मैं इसका चित्र भी दिखाऊंगी आपको, फोटो भी दिखाऊंगी। देखिए चांगपा जनजाति के लोग अपनी बकरी को कहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर आपके जो भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे क्या कहते हैं, लेखा। आपको लेखा याद रखना है। लेखा क्या है, जहाँ पर चांगपा जनजाति भेड़ और बकरियों यानी अपने पालतू जानवरों को रखते हैं, उसको हम लेखा कहते हैं, ठीक है। हर क्षेत्र में जानवरों को रखने वाली जगह का नाम अलग अलग होता है। ये है आपका चांगपा जनजाति, जो कि भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, चांगथांग इलाके में, ठीक है। और ये वो लोग बकरी का बहुत बड़े स्तर पर बकरी और भेड़ का पालन करते हैं। तो इनको जहाँ रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लेखा कहते हैं वहाँ के आदिवासी की भाषा में। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन आया था आपका बावड़ी का अर्थ क्या होता है। तो बावड़ी जो है वो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होता है। तो ये जल भंडारण का एक बनाया जाता है बावड़ी, सीढ़ीदार कुआं कहते हैं इसे, उसी को हम बावड़ी कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का कुआं होता है। उसके बाद अगर लहसुन की बात करें, लहसुन से क्वेश्चन आपका ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए लहसुन और प्याज एक ऐसा पौधा है जिसके तने और पत्तियों को खाया जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर, ये देखिए आपका लहसुन का पौधा है, लहसुन के पौधे के पत्तियों को भी खाया जाता है और इसके तने को भी खाया जाता है। इसके बाद ये प्याज है, तो प्याज और लहसुन जो है इसके तने और पत्तियों को खाया जाता है। बाकी आप और सब्जियों के बारे में भी पढ़कर जाइएगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनके नाम आप लोग अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको केंद्र शासित प्रदेश लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके प्रदेश है 8। पहला यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व द्वीप, दादर, नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर मैथ की बात करें तो मैथ में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 50 तक की संख्याओं में आभाज्य संख्या कितनी है। आभाज्य संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर ऐसे अगर गिने तो 15 होते हैं। तो 15 में कौन कौन सी संख्या आती है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और आपका 2 भी है, 23 है, 29 है, 31, 37, 41, 43, 47। इस तरह से देखेंगे तो 15 टोटल होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि आपका इसमें किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो भाई 1 का है। देखिए 1 का क्या होगा, यहाँ पर 10,000। अगर 0 का करें तो 0 का तो कुछ होगा नहीं। 4 का होगा 400, 6 का होगा 60 और 7 का 1 ही होगा 7। तो इस तरह से इसका जो स्थानीय मान है यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा आपसे, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे सर्वाधिक जो इसका स्थानीय मान है वो 1 का है। तो अगर आपने सही लगाया होगा तो बिल्कुल आपके 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बिंदु है ये कोई भी डॉट, जिसे हम अनंत जो रेखाएं हैं वो खींच सकते हैं। तो इससे अनंत आएगा आंसर, ठीक है। अगर आपने सही लगाया होगा अनंत तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। घन के प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये बेसिक सच था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने
परसों भी आपको मैथ, ईवीएस और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो एक साथ बना कर दिया था, जिसमें मैंने ये समकोण से संबंधित क्वेश्चन मैं लगातार जो भी मैथ्स करवा रही हूँ उसमें दे रही हूँ। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि 2 सही 2/3 में कितना जो है 90 डिग्री है। तो ये इतना 1 सेकेंड का आंसर है, जिसने कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8/3 गुना 90 और 30, 3 तिया 9। तो यहाँ पर 8 गुना 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240। तो 240 यहाँ पर होगा कि तो समकोण की यहाँ पर जो डिग्री है कितनी हो जाएगी 40, 240। तो संख्या कितनी हो जाएगी 240, ये आएगा आंसर। ये आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में मैं बाकी आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे मैं वो आपको लेकर यहाँ पर आई हूँ। देखिए यहाँ पर आपके 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आपका हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और मलयालम है। देखिए 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है 8वीं अनुसूची में। तो देखिए अंग्रेजी नहीं है, बाकी सारी भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो नहीं पूछा था, इसलिए इसका आंसर अंग्रेजी होगा। अब देखिए उन भाषाओं की बात करते हैं जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो वो 22 भाषाएं हैं आपका असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं हैं। इसको कर लीजिए अच्छे से याद, ताकि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न गलत करके ना आए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही एक छोटा सा वीडियो था, इसमें मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैं उसका आंसर लेकर आने का प्रयास की हूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।